वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमने अपने संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कहाँ से किया गया? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये संपत्ति का अधिकार है, यह है वैधानिक अधिकार। पहले क्या था? मूल अधिकार था। मूल अधिकार था, बाद में इसको संशोधित करके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा प्राप्त है दोस्तों? इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो विदेशियों को प्रदान नहीं किए गए हैं? आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, उसके बाद अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो है इनको छोड़कर सभी अधिकार जो हैं आपको विदेशियों को दिया गया है। ये जो 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये जो है ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसके अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं ये सिर्फ भारतीयों के लिए दिए गए हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी जो अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किस प्रकार की व्यवस्था किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक समता का। सामाजिक समता का जो किया गया है ये आपको 17 और 18 में व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है इसमें आपको मिला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको सामाजिक समानता का अधिकार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसे माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोलकनाथ का मामला। ये गोलकनाथ का जो मामला था इसमें ये उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। कितना? 24। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ये दिया गया था दोस्तों 7। कितने? 7 दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या है 6। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें जो संशोधन करके जोड़ा नहीं गया था, बल्कि ये मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के मूल संविधान में क्या ये महत्वपूर्ण हिस्सा था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो यह है दोस्तों उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, दोनों न्यायालयों पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर। आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका उत्तर जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 6। अभी आपको मैंने बताया कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है वो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है दोस्तों न्यायपालिका। मूल अधिकारों को संरक्षण का जो जिम्मा दिया गया है वो न्यायपालिका को दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? मौलिक संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली संस्था कौन सी है? सत्ता नहीं, संस्था होगी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता को, आर्थिक समानता को और सामाजिक समानता को। ये तीनों ही समानता को ये समानता का जो अधिकार है ये भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। यहाँ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न एवं पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है और पद्म विभूषण जो अवार्ड दिया जाता है, इसका किसके द्वारा किया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण जो अलंकरण प्रदान किए जाते हैं ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। किसके अंतर्गत जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब पारित हुआ था, 1995 में। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है वो 1995 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन तथा मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो प्रयुक्त हुआ है समाजवाद शब्द, उसको किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य एवं के साथ साथ समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है, यानी कि एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का जो प्रावधान है, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है, एक समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है, ये किस मौलिक अधिकार के परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 14, 15 और 16 अनुच्छेदों से ये शक्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन का जो प्रावधान है कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? ये 14, 15 और 16 के अनुसार ये आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों समता के अधिकार को। किसका सा? समता के अधिकार के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपक राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ये किसे किया गया था दोस्तों? ये किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। कितने? 6। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 19 से 22। 19 से 22, ये अनुच्छेद 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार आपको वर्णन होता है अनुच्छेद 19 से 19 अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ये लागू है। और अनुच्छेद 19 आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि सिर्फ भारतीयों के लिए कौन कौन से हैं, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, बाकी सब विदेशियों के लिए भी लागू होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरोध में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरोध में ये संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णन किया गया है? ठीक किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 23 और 24 जो है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यह भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी इन अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो ये निहित है दोस्तों 19 में, किस में है? 19 के सेक्शन ए में है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल पूछे तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 के भाग क में है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो जाए? तो कारखानों या खानों में काम करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कम से कम 14 से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फिर कानूनी रूप से वैध नहीं होगा, इलीगल होगा। आपको ध्यान रखना है 14 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है उसे सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में उपस्थित करना अनिवार्य होता है? ये होता है दोस्तों 24 घंटे के अंदर। किसी को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा?
इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 20 में, इसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 30। अनुच्छेद 25 से 30 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ये है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों के द्वारा स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ये दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? ये दिया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपात स्थिति में घोषणा के दौरान। आपात स्थिति की जब घोषणा हो जाती है देश में तो उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, या सेना सदस्यों के संबंध में भी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। जब सैनिक गतिविधि लागू हो जाए, सैनिक विधि लागू हो जाए, तब इस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में आपका जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अब ध्यान रखेंगे संवैधानिक उपचारों की बात हो रही है तो इसमें आपको ये निलंबन का आपका अधिकार निलंबन हो जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का ये संवैधानिक उपचारों की बात यहाँ पे हो रही है, किसी और चीज को ना समझा जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इन परिस्थितियों में आपका ये निलंबन हो जाएगा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है ये इन परिस्थितियों में आपका निलंबन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को परिवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो कैसे जारी किया जा सकता है? तो ये आपको रीट के रूप में जारी किया जा सकता है। इसको हिंदी में संदेश भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों को स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई है? तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 29 एवं 30 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 एवं 30 में। अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। इसके तहत जो अधिकार मिला है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी भी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो विकल्प को देख लेते हैं। तो इसमें हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसका ये मौलिक अधिकार नहीं है। विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, ये आपका मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी जो है ये भी मौलिक अधिकार है। धरना देने की आज़ादी है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन ये हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस विवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंदी भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन के प्रस्ताव को लाया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न सरकार के समावेश यानी कि जो रीट होता है, विभिन्न प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालय को प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय को। जो रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है ये सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उसके साथ साथ आपका जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था मौलिक अधिकार के ऊपर तो ये सभी समाप्त हुए। तो अगर आपको क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हो तो इसको बिल्कुल आप लाइक करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दें। और पहली बार आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी ऑन कर देना है ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे क्लास का अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।